सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं और हम लोग एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें लीफ, स्टेम और रूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो भी रिमेनिंग चीज़ें बची हुई हैं लाइक फ्लावर हो गया, फ्लावर के पार्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम, गाइनीसियम। ओवरी की पोजीशन देखेंगे हम लोग, या हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटेशन है ओवरी में, ओव्यूल का क्या क्या पोजीशन है। और अगली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में इस लेक्चर में, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में सबसे पहले चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? तो देखिए, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है उसी को हम लोग कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अरेंजमेंट ऑफ flowers on floral axis। ओके, फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ओके, देखिए हमें दो तरीके के इनफ्लोरेसेंस पढ़ने हैं। पहला है रैसिमोस टाइप, ठीक है, रैसिमोस टाइप, और दूसरा है साइमोस टाइप। रेसिमोस टाइप का मतलब क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। रेसिमोस का मतलब ये होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होता है उसकी इनडिफाइनाइट ग्रोथ होती रहती है। फ्लोरल एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। रेसिमोस को हम लोग क्या कहते हैं? इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। और साइमोस में क्या होता है? डेफिनिट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस की डेफिनिट ग्रोथ होती है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए कि ये फ्लोरल एक्सिस हो गया, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। क्यों ग्रोथ होती रहती है? क्योंकि जो इसका शूट एपेक्स होता है, सपोज करिए कि ये इसका शूट एपेक्स है जहाँ पे एपिकल बड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? एपिकल बड। एपिकल बड डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एपिकल बड है वहां से फ्लावर नहीं निकलते तो क्या होता है? इसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। तो एपिकल बड डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स। तो फ्लावर्स निकलते कहाँ से हैं? फ्लावर्स निकलते हैं, देखो ध्यान से समझना। जैसे अब ये फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पे क्या होगा हमें पता है, नोड प्रेजेंट होते हैं। नोड से क्या निकलती है? लीफ निकलती है, ये भी बात हमें पता है, ठीक है। और लीफ के यहाँ पे पोर्शन पे क्या पाया जाता है? एक्सिलरी बड पाया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें एक्सिलरी बड की, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इज द एक्सिलरी बड। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सिलरी बड से क्या निकल सकता है? ब्रांचेस भी निकल सकते हैं और यहीं से फ्लावर्स भी निकल सकते हैं। अब सपोज करो, इसको मैं फिर से यहाँ पे दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज करो कि ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ से लीफ निकली हुई है, ठीक है, लीफ निकली हुई है, और यहीं से अब एक फिर से ब्रांच निकली,
और ब्रांच निकलेगी तो अब यहाँ से दूसरी लीफ निकली हुई है, ठीक है, और यहाँ से फिर एक ब्रांच निकलेगी। होता क्या है यहाँ पे, जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में भी फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नोड्स और इंटर नोड्स मिलेंगे। नोड्स से फिर से लीफ निकलेगी और जो यहाँ पे फिर से एक्सिलरी बड होंगे, एक्सिलरी बड से क्या निकलेगा, फ्लावर्स निकलेंगे या ब्रांचेस निकलेंगी। अब यहाँ पे क्या है, इसकी भी जो अगली ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे भी एपिकल बड हैं और यहाँ पे भी एपिकल बड हैं, तो ये भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगा। अगर ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगा तो इसकी भी इनडिफाइनाइट ग्रोथ होगी। तो फ्लावर्स कैसे यहाँ पे लगते हैं, तो देखिए जो रेसिमोज टाइप ऑफ वी कैन से, जो रेसिमोज टाइप ऑफ ये इन्फ्लोरेसेंस है, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स बॉर्न इन एक्रोपिटल मैनर, फ्लावर्स बॉर्न इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर की बात का मतलब क्या हुआ, एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं, यंगेस्ट फ्लावर कहाँ होते हैं, एट एपेक्स। यंगेस्ट फ्लावर कहाँ होते हैं, एपेक्स पे होते हैं। एंड ओल्डेस्ट फ्लावर्स कहाँ होते हैं, एट बेस। ओल्डेस्ट फ्लावर्स एट बेस, मतलब जो यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो एपेक्स पे होते हैं और ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ होते हैं, बेस पे होते हैं। तो देखिए यंगेस्ट फ्लावर यहाँ से कैसे निकलेंगे, हम यहाँ पे मान लें, देखिए यहाँ से फ्लावर्स निकलने शुरू होंगे, ये हमारा एक फ्लावर हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा फ्लावर हो गया, इस तरीके से निकलना शुरू होगा। तो फ्लावर में देखिए ये वाले जो हैं ये ओल्डेस्ट हैं, मैंने मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कौन से हो गए, ओल्डेस्ट हो गए। ओल्डेस्ट कहाँ होते हैं, ओल्डेस्ट बेस पे होते हैं और यंगेस्ट कहाँ होते हैं, यंगेस्ट होते हैं एपेक्स पे होते हैं। सेम चीज यहाँ भी होने जा रही है। तो दिस इज द रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मैंने अभी भी कहा कि कैसा होता है, इनडिफाइनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस होती है। फ्लोरल एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर और फ्लावर्स बॉर्न इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, यंगेस्ट एपेक्स पे होंगे और ओल्डेस्ट कहाँ होंगे, बेस पे होंगे। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारा है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी का मतलब हुआ, ब्रेसिकेसी में क्या आ जाएंगे हमारे, मस्टर्ड, मस्टर्ड फैमिली जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मस्टर्ड फैमिली। तो दिस इज अबाउट द वी कैन से रेसिमोज टाइप। अब हम देखते हैं साइमोज टाइप का मतलब क्या होता है। डिफाइनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस है। डिफाइनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस क्यों हो पाई, क्योंकि जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स, टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये जो एक्सिस है इसकी, एपेक्स है, वो यहाँ पे क्या लग जाएंगे, फ्लावर्स लग जाएंगे। तो फ्लोरल एक्सिस क्या हो जाती है, दैट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। और अगर वहाँ पे एपेक्स पे फ्लावर लग गए तो हम कह देंगे कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है, डिफाइनाइट ग्रोथ हो जाती है इसकी, ठीक है। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नोड्स है, नोड से फिर से क्या निकला, लीफ निकली, और नोड से फिर से क्या निकलता है यहाँ पे, एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड से क्या निकलते हैं, ब्रांचेस। फिर ब्रांचेस की भी जो एक्सिस है दैट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ब्रांचेस की भी जो बड होगी वो किस में टर्मिनेट हो जाएगी, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, अब फ्लावर कैसे इस पे बॉर्न होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं बॉर्न इन बेसिपिटल मैनर, किस मैनर में, बेसिपिटल मैनर में यहाँ पे फूल लगते हैं। बेसिपिटल मैनर का मतलब एक्रोपिटल का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे यंगेस्ट कहाँ हो जाएंगे, यंगेस्ट एट बेस, यंगेस्ट एट बेस एंड ओल्डेस्ट एट एपेक्स। कैसे, तो देखो ये भी टर्मिनेट हो गई किसमें, फ्लावर में, ये भी टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो अगला फ्लावर निकलेगा यहाँ निकलेगा, ठीक है, नीचे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो ओल्डेस्ट है वो एपेक्स पे है, जो यंगेस्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो कहाँ पे है, बेस पे है। तो दिस इज द वी कैन से साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस हमारा कितने तरीके का है, 2 तरीके का, एक रेसिमोज हो गया और दूसरा क्या हो गया, साइमोज हो गया। तो रेसिमोज में हमने कहा
इनडिफाइनाइट ग्रोथ होगी और साइमोज में क्या होगा, डिफाइनाइट ग्रोथ होगी। तो दिस इज अबाउट वी कैन से इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस के बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्लावर की, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे फ्लावर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि फ्लावर के सारे पार्ट देख लेते हैं। एक हम इसका पार्ट देखेंगे, तो मैं एक फ्लावर बना रही हूँ, उसमें इसके कितने पार्ट होते हैं उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो देखिए, जो फ्लावर का एक्सिस होता है या स्टाक होता है उसको हम लोग कहते हैं पेडिसल। क्या नाम देते हैं, पेडिसल कहते हैं। एक फूल का जो स्टाक होता है उसको हम लोग पेडिसल कहते हैं। उसके बाद ये जिस पे सारे पार्ट इसके डेवलप करते हैं इसको हम लोग रिसेप्टेकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल कहते हैं। सो दिस इज द रिसेप्टेकल। यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टेकल पे पाया जाता है एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। जो फ्लावर का, किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है या आउटर मोस्ट वर्ल होती है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो होती है हमारी सेकेंड लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं करोला। क्या नाम देते हैं इसको, करोला नाम देते हैं। जो सेकेंड लेयर होती है, जो कैसी होती है, सेकेंड लेयर होती है। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक है। और ये कैसी होती है, ये कलरफुल होती है। कलरफुल होने का मतलब ये इंसेक्ट वगैरह को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती है। जो इसकी थर्ड लेयर होती है वो हमारा होता है एंड्रीसियम। क्या होता है, एंड्रीसियम। एंड्रीसियम की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रीसियम की यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टेमन। और जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है हमारी सबसे प्रोटेक्टेड पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गाइनीसियम या फिर वी कैन से पिस्टिल। तो देखिए ये 4 लेयर हो गई। ये क्या हो गई, एंड्रीसियम, एंड्रीसियम, और ये लास्ट वाली क्या है, गाइनीसियम। ये है गाइनीसियम। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। एक मैंने फ्लोरल वर्ल देखा जिसमें हम लोगों ने 4 चीज, मतलब एक फ्लोरल पार्ट देखा जिसमें हम लोगों ने 4 चीज देखी है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक पार्ट को देखेंगे। हमने क्या देखा अभी, फ्लोरल वर्ल को देखा, फ्लोरल वर्ल। यहाँ पे हमने देखा 4 तरीके के वर्ल होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी वर्ल, एक्सेसरी वर्ल, और दूसरा हमारा होता है रिप्रोडक्टिव वर्ल, रिप्रोडक्टिव वर्ल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वर्ल। एक्सेसरी वर्ल में हमारी 2 वर्ल आ जाती हैं। पहला क्या आ जाता है, कैलिक्स, और दूसरा आ जाता है करोला। पहला आ जाता है कैलिक्स और दूसरा करोला, मतलब पहली लेयर है कैलिक्स और दूसरी लेयर है करोला। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में हमारा फिर से 2 आ जाता है, एक है एंड्रीशियम और दूसरा है गाइनीसियम। एक है एंड्रीशियम और दूसरा है गाइनीसियम। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई, ये हमारी थर्ड लेयर हो गई और ये हमारी फोर्थ लेयर हो गई किसी भी फ्लावर की। अब हम देखेंगे इनकी यूनिट को क्या कहते हैं। कैलिक्स की जो यूनिट होती है इसको हम कहते हैं सेपल। क्या नाम देते हैं, सेपल। कोरोला की जो यूनिट होती है इसको हम लोग कहते हैं पेटल। ओके, तो इसकी यूनिट सेपल्स होगी, इसकी यूनिट पेटल होगी। एंड्रीसियम की जो यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। क्या नाम देते हैं, स्टेमन। और गाइनीसियम की जो यूनिट होती है इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल कह लो या फिर कार्पल कह लो, पिस्टिल या फिर कार्पल कह लो। और एंड्रीसियम जो हमारा होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जबकि ये जो गाइनीसियम होती है वो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। तो यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो हम लोग आगे मूव करते हैं। हमने कहा था किसी भी फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चारों वर्ल प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है,
अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो स्टेमन होगा या तो गाइनीसियम होगा। अगर वो बाईसेक्सुअल फ्लावर है तब उसमें चारों होंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है? तो फ्लावर्स भी दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और बाईसेक्सुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। इतनी चीज समझ में आ चुकी है। अब हम एक एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम एक एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कैलिक्स। तो देखिए एकदम आराम से और ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला पार्ट, सबसे आउटर मोस्ट, ये क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ड। और ये कैसा होता है? दिस इज ग्रीन। और कैसा होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? सेपल। इसकी यूनिट कैसी क्या होती है? सेपल होती है। और ये मेनली किसके लिए होता है? फॉर प्रोटेक्शन होता है। मेनली किसके लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके। हम एक चीज जानते हैं कि जब फ्रूट बन जाता है तो ये जितने भी एक्सेसरी वर्ड हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जितने एक्सेसरी वर्ड हैं और स्टेमन है वो खत्म हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फ्रूट में ये कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। कैलिक्स क्या होता है? परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब, जैसे आप ले लो ब्रिंजल, ले लो आप टोमेटो ले लो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टमाटर होता है, आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर का ये जो एक्सिस होता है यहाँ पे इसे ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर लगा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। इसी तरीके से ब्रिंजल में भी होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स इज द फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। किस फैमिली का फीचर है ये? सोलेनेसी फैमिली का फीचर है। तो सोलेनेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में परसिस्टेंट कैलिक्स पाए जाते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब है फ्रूट में कैलिक्स लगा रहता है। फ्रूट में भी कैलिक्स लगा रह जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। तो ठीक है, कैलिक्स के बारे में हमने क्या देखा? आउटर मोस्ट है, ग्रीन है, इसकी यूनिट ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या बताया हमने? सेपल। अब ये जो सेपल्स हैं, सेपल्स फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। सेपल्स कैसे हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं या फ्यूज्ड हो सकते हैं। इसी को हम एक और टर्म दे सकते हैं, यूनाइटेड। अगर सेपल्स फ्री हैं तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। क्या नाम देते हैं? पॉलीसेपलस कंडीशन। और अगर सेपल फ्यूज्ड हैं तो इस कंडीशन को हम गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये चीज हमने कैलिक्स के बारे में देख लिया। आगे हम लोग आते हैं कोरोला के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? कोरोला। कोरोला की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है पेटल्स। ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसा होता है? कलरफुल होता है। ये कैसा होता है? कलरफुल होता है। कलरफुल के बाद हम ये कह देंगे कि ये मेनली किसके लिए होता है? अट्रैक्शन के लिए होता है। अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट। इंसेक्ट के अट्रैक्शन, क्योंकि ये कलरफुल है तो इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है। ओके। अब हम ये भी देख लेंगे कि जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स भी दो फॉर्म में पाया जा सकता है। ये फ्री भी हो सकता है और ये फ्यूज्ड भी हो सकता है। पेटल्स फ्री होंगे, सारे पेटल अलग अलग भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर पेटल्स फ्री है तो इस कंडीशन को हम लोग पॉलीपेटलस कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस कंडीशन। और अगर फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को हम गैमोपेटलस कंडीशन कहेंगे। गैमोपेटलस कंडीशन कहेंगे। देखिए कुछ प्लांट में क्या होता है, पेटल के अलग अलग शेप होते हैं। जैसे इसका शेप क्या क्या हो सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये बेल शेप का हो सकता है। ठीक है, बेल शेप हो सकता है। ये व्हील शेप हो सकता है। कैसा हो सकता है? व्हील शेप हो सकता है। ये ट्यूबुलर हो सकता है। ये ट्यूबुलर शेप्ड हो सकता है।
ये कैसा हो सकता है, फनल शेप हो सकता है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं अलग अलग प्लांट में। हालांकि एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल नहीं दिए हैं तो मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी, आपको एग्जाम्पल बता के, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वी कैन से कोरोला। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, वो चीज है एस्टिवेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स in respect to other sepal and petal, other sepal and petal। मतलब एक सेपल का दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कैसा है, या फिर एक पेटल का दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कैसा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। इन फ्लोरल बड कंडीशन में ये चीज हम देखते हैं, इन फ्लोरल बड्स। फ्लोरल बड मतलब जब फ्लावर्स पूरी तरह से खुला नहीं होता है, बड कंडीशन में इसको हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लावर्स जब पूरी तरह से खुल जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी आपको ये समझना है कि सेपल का सेपल के रेस्पेक्ट में और पेटल का पेटल के रेस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होता है इन फ्लोरल बड, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन समझने के लिए हम लोग इसको देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन गिवन इन एनसीईआरटी। पहला है, सबसे पहला एस्टिवेशन है वाल्वेट। सबसे पहला एस्टिवेशन क्या है, वाल्वेट। दैट इज द मोस्ट कॉमन। ये कैसा है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। और वॉल्वेट का एग्जाम्पल भी मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल बहुत तेज पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है, कैलाट्रोपिस। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रख सकते हो वॉल्केनो से। इसका जो ट्रिक मैं बता रही हूं उसको आप याद रख सकते हो वॉल्केनो से। वॉल्केनो से वाल्वेट, कैनो से कैलाट्रोपिस। वॉल्केनो से याद रख सकते हो इसको आप, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये कैसे होता है वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन। इसमें जो सेपल्स या पेटल होते हैं, ध्यान से समझना, रेगुलर, या हम ऐसे कह सकते हैं, ये मैं पहले बना दे रही हूँ फिर आप देखना। ये एक सेपल हो गया, ये दूसरा सेपल हो गया, ये तीसरा सेपल हो गया, ये चौथा सेपल हो गया। 4 या 5 आप जैसे भी इसको बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना ऐसे है, इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे समझना है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कि इनमें जो हर एक सेपल का जो मार्जिन है वो जस्ट टचिंग टू अनदर है। मार्जिन लगभग एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन नॉट ओवरलैपिंग, किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मार्जिन्स ऑफ सेपल्स या पेटल्स, ठीक है, जस्ट टचिंग टू ईच अदर, जस्ट टचिंग टू ईच अदर बट नॉट ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग नहीं है, किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मार्जिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्वेट कहते हैं। इस टाइप के एस्टिवेशन को वाल्वेट कहा जाता है। दूसरे टाइप, और ये इसको आप याद रखोगे वॉल्केनो से, ठीक है। दूसरे टाइप का एस्टिवेशन है, दूसरे टाइप का एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड को याद करने के लिए मैं इसका पहले एग्जाम्पल आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आप ऐसे याद रखोगे इस ट्रिक को, चाइनीज लेडीज
चाइनीज लेडी हैव ट्विस्टेड कॉटन। ट्विस्टेड कॉटन, एक चाइनीज लेडी है, उसके पास मुड़ा हुआ कॉटन है, उसके पास मुड़ा हुआ कॉटन है। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, चाइनीज से हमारा हो जाएगा चाइना रोज, ठीक है, लेडी से हमारा हो जाएगा लेडी फिंगर, ट्विस्टेड से हमें पता चलना चाहिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, और कॉटन से हमारा हो जाएगा कॉटन। तो ये हमने यहाँ पे चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन इसके एग्जाम्पल हैं। इज इट क्लियर? ये कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्विस्टेड में क्या होता है, वन मार्जिन इन एंड वन मार्जिन आउट, वन मार्जिन ऑफ पेटल आउट। मतलब सेपल या पेटल का एक मार्जिन अंदर होता है और एक मार्जिन बाहर होता है, और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। रेगुलर ओवरलैपिंग कैसे समझोगे इसको आप? मैंने कहा देखो, सपोज करो ये एक सेपल हो गया, इसका एक मार्जिन बाहर है, ठीक है, इसका एक मार्जिन मैंने बाहर बना दिया, रुक जाओ, एक हो गया। चलो ऐसे देख लेते हैं, इसका एक मार्जिन हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया सपोज, ठीक है, ये दूसरा हो गया। ओके, अब इसका एक मार्जिन अंदर है, इसका वाला, इस वाले का एक मार्जिन बाहर है, तो एक को हमें अंदर कर दें, ठीक है। अब इसका एक मार्जिन बाहर है तो एक को हमने अंदर कर दिया, ठीक है, अंदर करना है हमको इसको, एक मार्जिन इसका बाहर, ये बाहर है, एक अंदर है, इसका एक बाहर है तो इसको हम एक अंदर कर देंगे। ये वाला देखो, ये एक अंदर है तो एक बाहर होना चाहिए, ठीक है, एक अंदर है तो एक बाहर होना चाहिए। बस समझिए आप, डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, बस मुझे आपको समझाना है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि वन मार्जिन इन एंड वन आउट। अब देखो ये कई सारे पेटल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एक का बाहर है, एक का अंदर है, बाहर है अंदर है, इसका एक बाहर है अंदर है, इसका एक बाहर है एक अंदर है, इसका एक अंदर एक बाहर, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड का एग्जाम्पल मैंने बताया, चाइनीज लेडी हैव ट्विस्टेड कॉटन। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड होता है इम्ब्रिकेट। अब देखिए इम्ब्रिकेट का मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, तो एग्जाम्पल आप याद ऐसे रख लीजिएगा, कैशिया, इसका एग्जाम्पल है कैशिया और गुलमोहर, कैशिया और गुलमोहर, ठीक है, कैशिया और गुलमोहर। इसका कोई ट्रिक मैं नहीं बना पाई हूँ, तो आप ऐसे ही इसको याद रख लीजिएगा, कैशिया है और गुलमोहर है, क्योंकि सारे ट्रिक्स मैं बता दे रही हूँ तो आप उसको याद रख लेना, बाकी दो एग्जाम्पल अलग से याद रख लेना, कैशिया। और यहाँ पे क्या होता है, इर्रेगुलर ओवरलैपिंग होती है। इर्रेगुलर ओवरलैपिंग का मतलब देखो ऐसे, मतलब कोई भी, जैसे ये इस तरीके से मैंने एक पेटल बना दिया, मैंने यहाँ पे दूसरा पेटल बना दिया, मैंने यहाँ पे तीसरा पेटल बना दिया, मैंने यहाँ पे चौथा पेटल। अब आप देख रहे हो किसी पेटल का दोनों मार्जिन अंदर है, किसी का दोनों मार्जिन बाहर है, तो कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये रेगुलरली ओवरलैप्ड नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, इररेगुलरली ओवरलैप्ड होते हैं। आप डायग्राम जरूर देखते रहिएगा एनसीईआरटी में, और जब मैं एनसीईआरटी रीड कराऊंगी ना तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी भी। तो मैं क्या करूंगी कि मैं एनसीईआरटी को रीड भी कराऊंगी, पहले मैं सारे लेक्चर्स मैं अपने तरीके से कवर करूंगी, उसके बाद जब मैं सारे चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लेक्चर भी डाल दूंगी, तो जिसको लेक्चर देखना है वो लेक्चर देख के फिर एनसीईआरटी रीड करेगा, और फिर मैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। तो 3 चीज़ हो जाएंगी, एक बार डिटेल लेक्चर, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग और एक बार उसका क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका 1 चैप्टर जो है एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल कैशिया और गुलमोहर है। नंबर 4 जो है वो है पैपिलियोनेशियस। या फिर वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसको कहते हैं, वैक्सिलरी, पैपिलियोनेशियस या फिर वैक्सिलरी। दैट इज वेरी वेरी IMP, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। और आप याद रख लेना, जितने भी लेग्यूमिनेसी हैं,
लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। बड़ा सा नाम लेग्यूमिनस है, पेपिलियोनेसियस है। और लेग्यूमिनस में क्या क्या आ जाएंगे भाई, पी आ जाएगा, बीन्स आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे याद रख लेना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है, 5 पेटल्स होते हैं। और उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, एक सबसे बड़ा पेटल, ठीक है, एक सबसे बड़ा पेटल, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना रही हूँ, मैं बहुत रफ तरीके से बना रही हूँ। एक सबसे बड़ा पेटल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, या फिर इसी को वेक्सिला भी कहते हैं, वेक्सिलम या वेक्सिला भी कहते हैं। जो स्टैंडर्ड है वो ओवरलैप करता है 2 विंग्स को। किसको, विंग्स को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विंग्स। विंग्स के नंबर कितने हैं जल्दी से बताओ, 2 हैं। विंग्स या एले कहते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना, स्टैंडर्ड का नंबर 1 है जो सबसे बड़ा होता है, और फिर विंग्स के नंबर 2 हैं जो स्टैंडर्ड से छोटे होते हैं, और विंग्स ओवरलैप करता है 2, अगेन 2 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो सबसे छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं कील। क्या कहते हैं, कील और कैरिना, कील या कैरिना। ये 2 होता है और ये फ्यूज्ड होता है, ये 2 होता है, ये फ्यूज्ड होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड सबसे बड़ा, जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे बड़ा पेटल कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है, कौन फ्यूज्ड है, तो आपको ये याद रखना होगा। विंग्स जो होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो विंग को ओवरलैप करता है, और विंग कील या कैरिना को ओवरलैप करता है। कौन फ्यूज्ड होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, कील जो होता है वो फ्यूज्ड होता है। तो ये हमारा हो गया 3, ये जो एस्टिवेशन हो गया। एस्टिवेशन का मतलब हमने क्या बताया आपको, देखिए हम एस्टिवेशन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले बताया वॉल्वेट, ठीक है, कैलोट्रोपिस में है, मार्जिन जस्ट टचिंग होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं। दूसरा है हमारा ट्विस्टेड, जो इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, 1 मार्जिन इन होता है, 1 मार्जिन आउट होता है, ठीक है। तीसरा है इम्ब्रिकेट, इर्रेगुलर ओवरलैपिंग होती है, कोई भी बाहर हो सकता है, किसी के दोनों मार्जिन बाहर हो सकते हैं, किसी के दोनों मार्जिन अंदर हो सकते हैं। और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पेपिलियोनेसियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि इस तरीके का होता है। तो ये बच्चों हमारा हो गया एस्टिवेशन। अब हम पढ़ेंगे अगली चीज़, जो फ्लावर्स का थर्ड वर्ड होगा वो होगा हमारा एंड्रीसियम, ठीक है, एंड्रीसियम, ठीक है। एंड्रीसियम की यूनिट को कहते हैं हम लोग स्टेमेन। एंड्रीसियम की यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेन। अगर मैं एक स्टेमेन का डायग्राम बनाऊं तो हमारा एक स्टेमेन कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एंथर। एक हो गया फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, एंथर होता है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेमेन को हम फिर से देखते हैं भाई, स्टेमेन कैसे हो सकते हैं। स्टेमेन भी फ्री हो सकते हैं और ये फ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर ये फ्री है तो इसको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। और अगर स्टेमेन फ्यूज्ड है तो इसको हम लोग सिनएंड्रस कंडीशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, सिनएंड्रस कंडीशन। वहां पे देखो हम लोग सेपल्स और पेटल में क्या कह रहे थे, पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंडीशन चेंज हो गई है, टर्म चेंज हो गया। यहाँ पे पॉलीएंड्रस तो है लेकिन इसको हम सिनएंड्रस कंडीशन कहते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे देखना, फ्री का एग्जाम्पल क्या क्या है। फ्री का एग्जाम्पल है माइकेलिया, ठीक है, माइकेलिया। इसके बाद आपका ये हो जाएगा लोटस, रोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीएंड्रस के एग्जाम्पल हैं, पॉलीएंड्रस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 1 मिनट, शायद एग्जाम्पल में मैं गलती कर रही हूँ, सॉरी, ये मैं उसके एग्जाम्पल में, तो आई एम रियली सॉरी। पॉलीएंड्रस कंडीशन, चलिए देखिए फ्यूज्ड में क्या होता है। फ्यूज्ड में
ये फ्यूज्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेंडरस कंडीशन। फ्यूज्ड में दो तरीके से हो सकता है, फ्यूज्ड विद, फ्यूज्ड टुगेदर, फ्यूज टुगेदर मतलब आपस में ही फ्यूज हो, और दूसरा क्या है, फ्यूज्ड विद अदर फ्लोरल पार्ट, फ्यूज्ड विद अदर फ्लोरल पार्ट। अब अगर ये फ्यूज है तो ये दो तरीके से फ्यूज हो सकता है, स्टेमेंस आपस में ही फ्यूज हों, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, स्टेमन किसी और फ्लोरल पार्ट से फ्यूज हो सकते हैं, लाइक वो पेटल से फ्यूज हो सकते हैं, लाइक वो टेपल से फ्यूज हो सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर वो फ्यूज टुगेदर है तो आपको पता है सेम पार्ट से रिलेटेड एक टर्म होता है कोहेसन, इसको हम क्या कहते हैं, कोहेसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेसन कहते हैं। कोहेसन आपको पता ही है, सेम पार्ट के बीच अट्रैक्शन को हम लोग कोहेसन कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं एडेशन। ये डिफरेंट पार्ट से फ्यूज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडेशन कहते हैं। कोहेसन वाली कंडीशन को हम लोग एडल्फी कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडल्फस कंडीशन या एडल्फी कंडीशन। मतलब अगर स्टेमन आपस में ही फ्यूज हैं तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एडल्फी कंडीशन। अब इसको हम देख लेते हैं। एडल्फी कंडीशन में भी तीन कंडीशन आती है, एक होता है मोनो एडल्फस कंडीशन, मोनो एडल्फस, दूसरा होता है डाई एडल्फस, और तीसरा होता है पॉली एडल्फस कंडीशन, तीसरा होता है पॉली एडल्फस कंडीशन। अब समझते हैं हम लोग इसको। मोनो एडल्फस का मतलब देखिए, सारे के सारे स्टेमन जो होंगे एक ही बंडल में होंगे, एक ही बंडल में, तो हम यहाँ कहते हैं वन बंडल। यहाँ पे सारे के सारे स्टेमन आपस में फ्यूज हैं, एक ही बंडल में फ्यूज हैं, एक ही बंडल में फ्यूज हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो एडल्फस कंडीशन कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना रोज, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना रोज। डाई एडल्फस का मतलब स्टेमन टू बंडल्स में फ्यूज होंगे, टू बंडल्स में फ्यूज होंगे। जैसे देखिए, एक बंडल यहाँ बना दिया किसी ने, किसी स्टेमन ने, और एक बंडल इधर बन गया, तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पी मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में लगभग 10 स्टेमन पाए जाते हैं। कितने स्टेमन होते हैं, 10 स्टेमन्स, लगभग नहीं 10 स्टेमन्स होते हैं जो दो बंडल में होते हैं। 9+1, 9 फ्यूज होता है और एक जो होता है फ्री होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। हम लोग जब पढ़ेंगे ना फ्लोरल फार्मूला और फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो यहाँ पे दो बंडल होते हैं। पॉली एडल्फस कंडीशन का मतलब मेनी बंडल्स, स्टेमन फ्यूज हैं और फ्यूज होके कई सारे बंडल्स बनाते हैं। जैसे देखो, एक बंडल यहाँ बन गया, ठीक है, दूसरा बंडल यहाँ बन गया, तीसरा बंडल ऐसे बन गया, तो कई सारे स्टेमन फ्यूज करके कई सारे बंडल बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सिट्रस, इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। चलो इसको याद कैसे करोगे बच्चों, थोड़ा सा ट्रिक जो है हम बता दें। ट्रिक से कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक अपने दिमाग में रख लो। चिंटू है, वो मार्केट जाता है, बार बार चिंटू, अरे भाई चाइना रोज है, उससे चाइना से चिंटू ही एक ट्रिक बनता है। तो चिंटू है, वो मार्केट जाता है और मार्केट से एक गुलाब लेता है, ठीक है, क्या लेता है, एक गुलाब लेता है, 2 किलो मटर खरीदता है और ढेर सारे नींबू लेके आता है। तो मैंने क्या लिखा, चिंटू ब्रिंग्स, ठीक है, चिंटू ब्रिंग्स 1 रोज, 2 kg पीस, ठीक है, एंड मेनी सिट्रस मतलब मेनी लेमन्स फ्रॉम मार्केट। अगर देखो मेरे साथ अगर ये ट्रिक याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, एक बार ट्रिक याद कर लिए तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चिंटू 1 रोज मतलब चाइना रोज केवल एक है, मतलब मोनो एडल्फस का कंडीशन। 2 kg पी मतलब 2, पी जो है वो 2 बंडल में होगा, मतलब डाई एडल्फस का एग्जाम्पल। और मेनी सिट्रस का मतलब जो सिट्रस है वो पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल है। So this is about Adelphi. This is about
एडल्फी। एडल्फी के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, एडल्फी का मतलब ये था कोहेसन, फ्यूज्ड, आपस में ही ये सब फ्यूज हैं, आपस में ही फ्यूज हैं। और अब एडहेसन किसको कहते हैं? अगर वो किसी अदर फ्लोरल पार्ट से फ्यूज है तो इसको हम लोग एडहेसन कहते हैं। जैसे देखो दो तरीके से, दो फ्लोरल पार्ट से फ्यूज हो सकता है, फ्यूज्ड विद पेटल, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इपीपेटलस कंडीशन। क्या नाम देते हैं? इपीपेटलस कंडीशन। तो स्टेमन पेटल से भी फ्यूज है तो इसको हम क्या कहते हैं? इपीपेटलस कंडीशन। और ये कंडीशन हमें जनरली सोलेनेसी में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? सोलेनेसी। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ब्रिंजल दिया हुआ है। क्या दिया है? ब्रिंजल। ओके ओके बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो हाँ, नेक्स्ट है फ्यूज्ड विद टेपल्स। अगर ये टेपल्स है, अब पहले हम ये जान लेंगे कि टेपल्स क्या होता है। टेपल्स क्या होते हैं? टेपल होता है, देखिए मोनोकॉट्स में, जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में अलग से सेपल और पेटल नहीं पाया जाता, अलग से सेपल और पेटल नहीं पाया जाता है। सेपल पेटल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो मोनोकॉट में उसको हम लोग टेपल कहते हैं। ये किसका फीचर है? मोनोकॉट का। तो मोनोकॉट में सेपल पेटल क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, उसी को हम लोग टेपल कहते हैं। और अगर एंड्रीसियम टेपल से फ्यूज है, इस कंडीशन को हम इपीटेपलस कंडीशन के कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इपीटेपलस कंडीशन। और इपीटेपलस कंडीशन, या फिर इसको हम इपीफिलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीफिलस कंडीशन भी कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताओ? मोनोकॉट फैमिली। और मोनोकॉट फैमिली हमारे पास एक ही है पढ़ने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लिलिएसी। मतलब आपके एग्जाम्पल में लिली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लिली दिया हुआ है। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टेमन के बारे में। स्टेमन में हमने देख लिया कि इसका ये फ्री हो सकता है, फ्यूज्ड हो सकता है। अब दो तीन चीजें और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। एक टर्म होता है स्टेमिनोड। क्या नाम है इसका? स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे नो पॉलन ग्रेन्स, ऐसे स्टेमन होते हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ही नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेमिनोड कंडीशन। और ये इसका एग्जाम्पल है सैल्विया। इसका एग्जाम्पल क्या है? सैल्विया। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके एंथर में पॉलन ग्रेन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उनमें पॉलन ग्रेन होगा ही, कुछ ऐसे उसके एंथर होंगे या कुछ ऐसे स्टेमन होंगे, ऐसा स्टेमन जिसमें पॉलन ग्रेन नहीं है, उसको हम कहते हैं स्टेमिनोड। ठीक है, आगे एक और चीज हम देख लेते हैं वे स्टेमन से रिलेटेड, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन। लेंथ ऑफ स्टेमन, कहीं कहीं हमें स्टेमन की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ कुछ प्लांट को में हमें स्टेमन की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। वो क्या है? इसको हम लोग देख लेते हैं। दो तरीके का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। एक होता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन, और दूसरा होता है डाइडाइनेमस कंडीशन, डाइडाइनेमस कंडीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझना, टेट्राडाइनेमस कंडीशन या टेट्राडाइनेमस कंडीशन में देयर आर 6 स्टेमन्स। नाम पे मत जाइएगा, टेट्रा लिखा हुआ है लेकिन 6 स्टेमन होते हैं इन 2 वर्ल, इन 2 रोज कह लो, 2 रो में 6 स्टेमन होते हैं। और कैसे होते हैं वो देखते हैं। 2 रो में जैसे मान लो मैंने ये बना दिया हमारा रिसेप्टेकल, और यहाँ पे 2 आउटर जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, 4 जो इनर होते हैं वो लार्जर होते हैं। 2 आउटर क्या है? स्मॉलर हैं, 2 स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर। और ये कहाँ होते हैं? आउटर साइड में होते हैं।
4 लॉन्गर होते हैं और ये इनर साइड में होते हैं। तो अंदर 4 बड़े बड़े स्टेमन होते हैं और बाहर 2 छोटे छोटे स्टेमन होते हैं। इस कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रैसिकेसी फैमिली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रैसिकेसी फैमिली मतलब मस्टर्ड। आप कभी भी सरसों खेत में जाइएगा, वहाँ पे एक फूल लीजिएगा, देखिएगा वहाँ पे आपको स्टेमन की ऐसी ही पोजीशन दिखाई देगी। बाहर 2 छोटे छोटे होते हैं और अंदर की तरफ 4 बड़े बड़े स्टेमन होते हैं, मतलब टोटल मिला के 6 स्टेमन पाए जाते हैं। डाइडाइनेमस कंडीशन में देयर आर 4 स्टेमन्स। कितने होते हैं? 4 स्टेमन। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आप। यहाँ पे 6 स्टेमन होते हैं और यहाँ पे 4 स्टेमन होते हैं। 2 रोज में होते हैं, ये भी 2 रोज में होते हैं। बाहर अगर हम बात करें तो बाहर 2 छोटे छोटे होते हैं, अंदर 2 बड़े बड़े होते हैं। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है सैल्विया में। ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? सैल्विया में देखने को मिलता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टेमन के बारे में हमने पढ़ लिया। एक चीज़ मैं और बताना आपको भूल गई थी। हम लोग फ्लावर के बारे में थोड़ा सा 2-3 चीज़ देखेंगे। तो फ्लावर्स के बारे में और हम लोग क्या देखेंगे? फ्लावर की सिमेट्री देखेंगे। ठीक है, हम फ्लावर्स के बारे में देखेंगे, इसकी सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिमेट्री। अब हम सिमेट्री कैसे कहते हैं? देखिए, सिमेट्री 3 तरीके की होती है। एक होता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। दूसरा होता है एसिमेट्रिकल फ्लावर। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, और थर्ड होता है बाइलेटरल। क्या होता है? बाइलेटरल। नाम से पहले आप समझिए, रेडियल सिमेट्री को हम लोग एक और नाम देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और बाइलेटरल को हम लोग कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया और क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक हो गया। यहाँ तक चीज समझ में आ गई है? अब देखिए, इसका मतलब क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है, एनसीईआरटी पास में रखिएगा, कोई भी फ्लावर आप ले लीजिए, उसको आप ढेर सारे प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। उसको आप ढेर सारे प्लेन, इधर से मान लो एक फ्लावर हमने ले लिया, यहाँ से हमने कट किया तो भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, यहाँ से कट करेंगे तो भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, इधर से कट करेंगे तो भी, इधर से कट करेंगे तो भी। मतलब अगर फ्लावर की सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसको हम डिफरेंट प्लेन से इक्वल हाफ में कट कर दें, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल। हम लोग एनिमल किंगडम में भी रेडियल बाइलेटरल पढ़ते हैं, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। और जब हम इसे फ्लोरल डायग्राम दिखाएंगे तो वहाँ पे सिंबल इसका हम कैसे डिनोट करते हैं? इसका सिंबल हम ऐसे प्लस से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं? प्लस से। और इसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सेमी टेक्निकल टर्म्स देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है। मस्टर्ड दिया हुआ है, धतूरा दिया हुआ है, ठीक है, और चिली दिया हुआ है। मस्टर्ड, धतूरा और चिली दिया हुआ है। एसिमेट्रिकल का मतलब कोई सिमेट्री ही ना हो, इसमें कोई सिमेट्री ही ना हो। इसका एग्जाम्पल है कैन्ना। इसका एग्जाम्पल है कैन्ना। और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि उसे केवल एक प्लेन से आप 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सको। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमें बीचों बीच आप काट दो तो लगभग हमारे 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। तो केवल ओनली 1 प्लेन से अगर हम उसको इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे? इसमें आप डाल दो इम्ब्रिकेट वाला एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल और पैपिलियोनेसियस के एग्जाम्पल, पैपिलियोनेसियस के एग्जाम्पल ऐसे याद रखना है। इसमें इम्ब्रिकेट में क्या क्या है एग्जाम्पल? कैशिया और गुलमोहर है, ठीक है, कैशिया और गुलमोहर है। और पैपिलियोनेसियस में क्या है? पी है और बीन्स है ना? तो ये सब इसके 4 एग्जाम्पल हैं। हमने कहा आप इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वाला भी एग्जाम्पल डाल दो और वैक्सिलरी या पैपिलियोनेसियस वाला भी एग्जाम्पल डाल दो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये हो गया सिमेट्री होगी। चलो एक और चीज हम लोग देखते हैं, मेरोसिटी। मेरोसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
मेरोसिटी का 3 फॉर्म में बता रही हूँ आपको। एक है ट्राईमेरस कंडीशन, एक है टेट्रामेरस कंडीशन, ठीक है, टेट्रामेरस कंडीशन, और एक है पेंटामेरस कंडीशन। जनरली आपको यही सारी कंडीशन देखने को मिलती है, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। इन सब में डिफरेंस क्या है? देखो, मेरोसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल, नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल। अगर किसी भी फ्लावर में सेपल और पेटल के नंबर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे तो इसको हम कहेंगे ट्राईमेरस कंडीशन। किसके? सेपल और पेटल के, सेपल और पेटल के। अगर वो 4 या फिर मल्टीपल और 4 होंगे, मतलब 4 हुए या 8 हुए, तो इसको हम कहेंगे टेट्रामेरस कंडीशन। अगर वो 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 हैं तो इसको हम कहेंगे पेंटामेरस कंडीशन। किसके नंबर? सेपल और पेटल के नंबर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपको हमेशा और हमेशा मोनोकॉट में देखने को मिलती है। मोनोकॉट फैमिली हमारे पास क्या है? लिलिएसी है। तो अब हमें पता चल गया है कि लिलिएसी में हमेशा हम देखेंगे जो सेपल पेटल है उसके नंबर कितने होने चाहिए? 3 या मल्टीपल ऑफ 3। और एक और चीज हमें यहाँ से याद होनी चाहिए कि मोनोकॉट में सेपल पेटल तो है नहीं, सेपल पेटल फ्यूज्ड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो वहां पे टेपल होता है। वहां पे क्या होता है? टेपल होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। टेपल की यूनिट को हम लोग पेरियंथ कहते हैं, टेपल की यूनिट को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ। तो मोनोकॉट में देखिए आपको कैलिक्स नहीं दिखेगा, करोला नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? पेरियंथ दिखेगा। तो P3 ऐसा कंडीशन दिखना चाहिए। तो हमेशा ट्राईमेरस कंडीशन किस में होता है? मोनोकॉट में होता है। जबकि टेट्रा और पेंटा ये दोनों किस में होते हैं? डाइकॉट में होते हैं। टेट्रामेरस ये भी डाइकॉट में है और ये भी डाइकॉट में है, ठीक है। ये जनरली आपको ब्रेसिकेसी बार बार मैं कह रही हूँ, मस्टर्ड फैमिली में आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको सोलेनेसी और फैबेसी में देखने को मिलता है। सोलेनेसी एंड फैबेसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज इतना आपको याद होना चाहिए। ये हो गया मेरोसिटी। और एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं ब्रैक्ट के बारे में। एक लास्ट चीज है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होते हैं? ब्रैक्ट कभी कभी देखिए फ्लावर्स जैसे है यहाँ पे, तो फ्लावर्स में यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं ब्रैक्टिएट। और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट। क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट को हम लोग BR से डिनोट करते हैं, ई ब्रैक्टिएट को हम लोग EBR से डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रैक्ट प्रेजेंट ही हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में, अब जो नेक्स्ट बचेगा वो हम अगले लेक्चर में कराएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मतलब गाइनीशियम के बारे में, ओवरी की पोजीशन, फ्रूट और फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने जो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा। फ्लावर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रीसियम के बारे में, स्टेमन के बारे में, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और बाकी उसके बाद सिमेट्री कैसी होती है, मेरोसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सो आराम से पढ़ते रहिए। मार्कोलॉजी भी एक और लेक्चर लगेगा, उसमें खत्म हो जाएगा। एनाटॉमी वाला लेक्चर भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? NCERT रीडिंग, मतलब कुछ और चैप्टर बचा हुआ है। आई थिंक एनिमल टिश्यू बचा हुआ है और एनिमल किंगडम बचा हुआ है, उसको भी मैं करा दूंगी। 1-2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? NCERT रीड करेंगे आराम से बोर्ड पे, और उसके बाद सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।